आज आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम दिल्ली ऑन माय वे टू गुड़गांव, जो नेशनल हाईवे 8 है. आई एम ऑन दैट. So basically, I went to MMC for basically as a faculty for a safe cholecystectomy program. With what do we mean with that? See, gallbladder stones बहुत commonly इंडिया में मिलते हैं. तो जो sheer number है of these surgeries is way too high. तो जिसमें नंबर अगर इतना ज्यादा है तो उसमें अगर कॉम्प्लिकेशंस परसेंटेज वाइज मैं कहता हूँ 0.5% भी कॉम्प्लिकेशन है तो एक्चुअल नंबर्स में वो काफी बड़ा हो जाएगा. एवरी लाइफ, एवरी सिंगल पर्सन इज इम्पोर्टेंट. तो जो स्टैटिस्टिक्स की बातें हैं, तो जो स्टैटिस्टिक्स की जो बातें हैं कि किसी भी चीज में, जैसे आपको अगर आप गॉलब्लैडर सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो आपका सर्जन कंसेंट लेने से पहले आपको समझाएगा कि देयर इज अ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, देयर इज अ रिस्क ऑफ इंजरी, एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन हैपन. लेकिन स्टैटिस्टिकली एज अ सर्जन मैंने ऐसा बहुत रेयर देखा है, या मेरे साथ ऐसा बहुत ही रेयरली ही कभी हुआ होगा कि किसी पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन है. तो ये जो परसेंटेज है ये मेरे लिए है, करेक्ट, आपके लिए नहीं है. एज अ पर्सन ईदर कॉम्प्लिकेशन विल हैपन और नॉट हैपन, 50-50. तो वो जो इंडिविजुअल है उसको ये इस तरीके से लेना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशंस की पॉसिबिलिटी है, चांस ये है कि ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा. उसके लिए आप एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा सर्जन, अच्छी जो जगह है, हॉस्पिटल है, वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी वेरी गुड. ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज शुड बी देयर एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट शुड बी देयर. सो कॉम्प्लिकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट. वेदर यू हैव द फैसिलिटी, एक्सपर्टाइज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल दैट कॉम्प्लिकेशन, दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो ये जो चीजें हैं इनका आप इसको ऐसे समझ लो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चलाते हैं, कहते हैं फॉर एग्जांपल यू आर ड्राइविंग प्लेन. अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, रोड, रेल, एरोप्लेन, उसमें जो सबसे कम रिस्क होती है वो प्लेन्स में. जो एरोप्लेन्स होते हैं उसके क्रैश होने के चांसेस उतने ही हैं जितने आपके ऊपर बिजली गिरने के चांसेस. एक्सट्रीमली रेयर. इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि योर चांस ऑफ मीटिंग विद एन एक्सीडेंट इज मच मोर व्हाइल ऑन योर वे टू द एयरपोर्ट देन इन द फ्लाइट इटसेल्फ. तो अंदाजा लगाइए. तो ये जो कॉम्प्लिकेशन तो नेचर ने दिया ही है एज अ डिफॉल्ट. उससे निकलने की क्षमता होनी चाहिए, उसको मैनेज करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी हम लोग सिक्योर रह सकते हैं. ओके, ये मैंने गलत फ्लाईओवर तो नहीं ले लिया. फॉर एग्जाम्पल आप एक नई गाड़ी परचेज करते हो और ऐसी गाड़ी परचेज करते हो कि जिसमें जो सेफ्टी मैकेनिज्म्स हैं वो बहुत अच्छे हों, क्रैश टेस्ट से पास हो चुकी हो, 5 स्टार रेटिंग हो, राइट. हम ऐसी गाड़ी चुनना चाहेंगे बिकॉज वी वांट कि जो गाड़ी एक्सीडेंट में मैक्सिमम इम्पैक्ट लेने के लिए तैयार हो. देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, राइट. सो उसमें आपकी जो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो ये है कि भाई इज इट सेफ और नॉट. क्या उसकी स्टार रेटिंग क्या है. इट शुड बी 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी हो, एयर बैग्स हो, जो उसका जो ओवरऑल चेसी है वो मजबूत हो, राइट. दीज आर द थिंग्स विच यू लुक फॉर एंड यू शुड लुक फॉर. नंबर 2, जब हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं तो वी हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, करेक्ट. जो रूल्स बनाए गए हैं वो हमारे लिए बनाए गए हैं. अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करना, फुली कॉन्सेंट्रेट, यू हैव टू हैव फुल कॉन्सेंट्रेशन वाइल ड्राइविंग. स्पीड लिमिट मेंटेन करके रखनी है. इस तरह से आप सेफ हो सकते हैं.
दूसरा, जो ड्राइविंग की जो स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ड्राइविंग की स्किल नहीं है आपके पास प्रॉपर, या आप रैश ड्राइवर हैं, अगेन ट्रबल। सो उसी तरह से आप जब सर्जरी के लिए जाएं तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि भाई ये जो जगह है जहाँ ये होने वाला है, वो हॉस्पिटल या वो जो भी जगह है, वहां पर ये सर्जरीज रेगुलरली हो रही है। वेरी गुड। भीड़ है, वेरी गुड। क्या उस जगह पे ऐसे टैलेंट है जो कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज कर ले? फॉर एग्जांपल अ वेरी गुड आईसीयू, ब्लड बैंक्स, कार्डियक इंटरवेंशन के लिए देयर हैज टू बी अ टीम, वेरी गुड एनेस्थेटिस्ट। तो इट्स अ टीम वर्क, करेक्ट। तो हमको ऐसी जगह, वंस यू फाइनलाइज, एंड आपका जो गाइड है वो आपका सर्जन है इन सब चीजों में। सो सर्जन से फेथ होना बहुत जरूरी है। अगर फेथ नहीं है तो सर्जरी नहीं कर पाइए। ओपिनियंस ले सकते हैं, मल्टीपल ओपिनियंस ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक लिमिट के बाद यू विल एंड अप कंफ्यूज्ड, क्योंकि ये इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग। जो सर्जिकल साइंसेज हैं या मेडिकल साइंस है, ये मैथमेटिक्स नहीं है। किसी एक पर्सन को कई 2 तरीके से 3 तरीके से मैनेज किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट सर्जन्स फिलोसफी। ओके, तो इससे ये मत सोचिए कि वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। नो, इफ अ ट्रेन्ड गुड सर्जन definitely will guide you through properly. There can be some conservative surgeons, there can be some aggressive surgeons, लेकिन ये सर्जन की ड्यूटी है कि वो आपको जो रियलिटी है वो बताए। और ऐसा मतलब अक्सर होता ही है। मेरे जितने भी कलीग्स हैं, आई मीन वी ऑल प्रैक्टिस वेरी एथिकल, इन अ वेरी एथिकल मैनर। द प्रॉब्लम इज आजकल हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फॉलो करते हैं। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, दे पुश अस कि हमें प्रूफ चाहिए, तो अब उस प्रूफ के लिए मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या किया जाए। दूसरा, पेशेंट्स भी यही समझते हैं कि उन्हें अब जो ट्रस्ट है वो काफी कम हो चुका है। व्हाई? बिकॉज वी आर लिविंग इन टाइम्स व्हेन द इंफॉर्मेशन इज एंटायरली फ्री। वी लिव इन एबंडेंस ऑफ नॉलेज। आज से पहले वाली जो जनरेशन्स थी, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी इंफॉर्मेशन के लिए। मुझे याद है कि मैं ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में था, तो मुझे थीसिस के लिए दिल्ली में नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी में आना पड़ता था। और आज एट अ क्लिक ऑफ अ बटन यू हैव एवरीथिंग इनसाइड योर पॉकेट, पूरी दुनिया की नॉलेज, इंक्लूडिंग द टेक्निकल नॉलेज। लेकिन एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ नॉन डॉक्टर, नॉन सर्जन, नॉन मेडिको, हमारे को उस इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट करने की हमारे पास पावर नहीं होती। वो केवल जो ट्रेंड है वो जानता है। नुआंसेस जो होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, वो वही जानेगा जिसकी ये ट्रेनिंग हुई है। यूट्यूब पे डिलीवरी देख के या सर्जरी देख के अगर आप ये सोचें कि भाई ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये एक डिजास्ट्रस, इट कैन बी डिजास्ट्रस। सो फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑलवेज टेक सेकेंड ओपिनियन, नो प्रॉब्लम। और अगर आपकी जो फिलॉसफी है और जो सर्जन की फिलॉसफी है, अगर वो मैच कर गई, देन यू आर गुड। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को सोचनी चाहिए। ट्रस्ट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी हो गई है। नॉलेज, इंटरनेट, गूगल। भाई गूगल पे तो ये भी लिखा हुआ है कि कैंसर का जो इलाज है वो आप तुलसी से भी कर सकते हो। आई मीन इट्स बेसिकली, जिसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, इतना बड़ा मतलब ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज राइट, विच कैन बी रॉन्ग, डेलिबरेटली प्लांट की हुई चीजें, ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज कर देती हैं। और अगर मैं एक लाइन में समझाऊं तो गूगल करोगे तो गूगल एंड में आपको कैंसर ही बताएगा, चाहे कुछ भी। वेरी फनी थिंग, बट यस। और उस पेशेंट के उस फियर को मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट देयर आर फ्यू ब्लैक शीप्स इन एवरी प्रोफेशन। तो उस फियर को लोग भुनाना चाहते हैं, दैट्स वेरी बैड।
लाइपोमा है शरीर में, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का फैटी डिपॉजिट है। अब अगर ये कहा जाए कि भैया ये कैंसर हो जाएगा, इसको निकलवा लो टाइप की बात है, इज रॉन्ग। बट एट द सेम टाइम लोग या पेशेंट्स सीव करने से भी पीछे नहीं होते, तो सबसे पहले तो खुद को सेव करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो जो वेस्टर्न कल्चर है वो हावी हो गया, ट्रस्ट खत्म हो गए लोगों ने। कॉम्प्लिकेशंस या इस तरह की जो चीजें होती हैं अगर आपके संग हो गई तो उसको वो ये मानते हैं कि ये इसकी गलती है। दे वॉन्ट अ नेम इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशंस ऐसी हो, राइट? सो वी डोंट ब्लेम सिचुएशंस, वी ब्लेम इंडिविजुअल। वी वांट टू पुट अ फेस ऑन दैट कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल है, इसकी कंडीशन जो थी उसके लिए, या कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ या अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स हुए, तो भाई ही इज द वन जिसने की है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, एब्सोल्युटली नॉट। आपको मालूम होगा, क्या आपको मालूम है कि जब एक सर्जन ऑपरेट करके घर आता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, आप सोच भी नहीं सकते। द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अ सर्जन फेसेस इज ओवर द रूफ। आप तो चलो फैमिली मेंबर हैं, ये है वो है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो आपका सर्जन है उसका स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा होता है। और ये स्ट्रेस सिर्फ सर्जन का नहीं, उसकी वाइफ का भी है, उसके बच्चों का भी है। सो जो फेथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबडी इज ट्राइंग टू डू, nobody is trying to make the complications, I mean nobody wants to have complications. Me as a surgeon, why would I deliberately do such things, to complicate a patient? It's not in my hands. I follow everything all in, so deliberately no surgeon is going to. तो जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कोई सर्जन डेलिबरेटली थोड़ी ना करे। बट देन कॉम्प्लिकेशंस डू हैपन, वी शुड नो हाउ टू मैनेज दैट कॉम्प्लिकेशन, एंड इवेंचुअली कुछ चीजें जो सिर्फ गॉड के ही हाथों में है। अगर सर्जन के हाथ में होता कि वो तो सबको बचाता, और उसके घर वाले या वो उसको खुद को कभी कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। सो ये जो चीज है ना, ये थोड़ा सा समझ के रहना होता है। फिर आजकल थोड़ा सा ये प्राइसिंग वगैरह, जैसे कॉर्पोरेट सेटअप्स हैं, आई एग्री प्राइसेस ज्यादा हैं, बट समहाउ जो उनका जो इन्वेस्टमेंट है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने का, द प्रॉम्प्टनेस ऑफ ट्रीटमेंट, द ब्रेन विच दे हैव हायर्ड, द प्रोटोकॉल्स विच अ कॉर्पोरेट डेवलप्स, 9 out of 10 times, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट मेजॉरिटी में वो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है। तो उसको रिकवर करने के लिए ये जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं जरूरी भी हो जाते हैं। हाँ, इन पे थोड़ा काम किया जा सकता है, एग्री, बट द प्रॉम्प्टनेस, द अर्जेंसी एज फार एज द केयर इज कंसर्न, मेरे ख्याल से ये काफी जरूरी भी है हम लोगों के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, और पूरी पॉपुलेशन जो है हमारी वो उसको नहीं अवेल कर सकती बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस इन्वॉल्व। लेकिन इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। सिर्फ ऐसे छोटे छोटे क्लिनिक्स खोल दिए, उन सबसे कुछ नहीं होता। प्रॉपर केयर, ethics, or that grit, passion कि मेरा पेशेंट मेरा है। कई बार रातों को उठ के आना पड़ जाता है, कई बार हुआ है कि हम लोग, जैसे मैं, मेरी वाइफ, बच्चों के संग पिकनिक का प्रोग्राम या मूवी का प्रोग्राम है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन you get a call, then you have to go. You can't say no.
तो ये सभी लोग सेक्रीफाइस करते हैं इन चीज़ों में, थोड़ा सा फेथ रखना ज़रूरी है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपनी जो रिसर्च है वो पूरी कर लें, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि एक तो मल्टीपल ओपिनियंस लेना, ठीक है। दूसरा, आपकी फैमिली में अगर कोई आपका रिलेटिव इस लाइन में हो तो दैट पर्सन कैन बी द बेस्ट बेसिकली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, क्योंकि वो ब्रिज की तरह काम कर सकता है। और जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं किसी भी चीज़ के, मैनेजमेंट के, सर्जरी के, वो आपको वो समझा सकता है। और उसके बाद जो है वो इट्स जस्ट स्टैटिस्टिक्स। प्लेन ट्रैवल, एयर ट्रैवल सेफेस्ट है, लेकिन MH370 के जो पैसेंजर्स थे वो क्या कहेंगे? क्या वो भी ये मानेंगे कि, उनके रिलेटिव भी ये मानेंगे कि जी इट इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रैवल? नो, दे वोंट। इट्स ऑल और नन। हाँ, बड़ा डेटा कंपाइल करना हो, अब जैसे मैं सर्जन हूँ, मैंने 5000 गॉल ब्लैडर सर्जरीज करी हैं, उसमें 2 कॉम्प्लिकेशंस हुए वो इनिशियली ट्रेनिंग के टाइम पे, आज से 15-20 साल पहले। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई मेरा जो रिकॉर्ड है वो इम्पेकेबल है, और इट्स लाइक दैट। सो ये स्टैटिस्टिक्स मैं अपने लिए यूज कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए बस ये आपको इतना समझना होगा कि भाई चांसेस बहुत कम है, लेकिन इधर इट विल हैपन और नॉट हैपन, ये समझना। इट्स अबाउट टू रेन आई गेस। चलो बढ़िया है, नाइस। तो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। व्हाट्सएप में मैं आजकल रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। आई मीन एवरी डे 300-400 मैसेजेस इकट्ठे हो जाते हैं, सो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट आई शैल सून बी स्टार्टिंग द पॉडकास्ट। आई विल जस्ट ट्राई। फिर रोबोटिक सर्जरी की भी बातें कर लेते हैं। अगेन वेरी वेरी गुड टेक्नोलॉजी, ऑसम टेक्नोलॉजी। 4th जनरेशन डाविंची रोबोट्स, मतलब मैं आर्टिमिस में जो यूज कर रहा हूँ। और जिसे कहते हैं ना कि ये एक ऐसा इंटरफेस है जो सर्जन को एम्पावर कर देता है। मतलब यू बिकम सुपरमैन फ्रॉम जस्ट अ मैन, यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग। लैप्रोस्कोपी इज बेसिकली अ टीम वर्क, लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करना, कैमरे को मूव करना से लेके एवरीथिंग यू कैन डू ऑन द कंसोल, एंड यू आर इन द ओटी ऑल द टाइम। ये रोबोट सर्जरी नहीं करता, सर्जरी तो मैंने करना है। एंड देयर इज अनदर टीम एट द पेशेंट्स साइड जो क्लोज मॉनिटरिंग करते रहते हैं और कंसोल सर्जन के साथ टच में रहते हैं। तो मैग्निफिकेशन बहुत हो जाता है, दैट इज समथिंग इज, मतलब आप, इट इज सो इमर्सिव कि एक एक छोटी छोटी वेन, नर्व्स, एवरीथिंग यू कैन सी, एवरीथिंग इज विजुअलाइज्ड। सो इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी फाइन, और सबसे इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका क्या मतलब है? लैप्रोस्कोपी में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो सिर्फ 3 डिग्रीज हैं, पिचिंग, योइंग, रोटेशनल एंड टू एंड फ्रो, ठीक है। लेकिन रोबोटिक में ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 की बजाय 7 है। इसका मतलब ऐसे समझना है कि एक तरह का रेस्ट मिल गया आपको आर्टिफिशियल, जो किसी भी जगह पे घूम के आई कैन ऑपरेट एट फार कॉर्नर्स, जो मैं लेप्रोस्कोपी ओपन सर्जरी से नहीं कर सकता, वो मैं रोबोटिक से कर सकता हूँ। सराउंडिंग ऑर्गन्स की जो इंजरी है वो बहुत कम हो जाती है। पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन इज वेरी लेस, स्पेशली हर्निया पेशेंट्स हम लोग कर रहे हैं। वी आर डूइंग अ स्टडी आल्सो, सो आफ्टर लैप्रोस्कोपिक हर्निया वर्सेस रोबोटिक हर्निया, बहुत डिफरेंस। रोबोटिक हर्निया इज पेनलेस बिकॉज आई डोंट यूज टैकर। जब मैं रोबोटिक करता हूँ तो वो मेरे ख्याल से दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच माइट प्ले। सो टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इट्स योर सर्जन। वो जो लैप्रोस्कोपी कर रहा है उधर भी सर्जन ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा, और इवन इन रोबोटिक, हाँ, वो उसके चांसेस ऑफ डूइंग एरर्स विल ग्रेटली रिड्यूस।
प्रोवाइडेड उस उस सर्जन ने उस कंसोल पे बहुत प्रैक्टिस करी है, सर्टिफाइड है, यू नो, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे रोबोटिक बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पेशेंट्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफर कर रहा हूँ। हाँ, एक डाउन साइड जरूर है, वो है कॉस्ट, ह्यूज, ऑलमोस्ट डबल। इसका कारण ये है कि अगेन इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव मशीन, वेरी वेरी एक्सपेंसिव मशीन। उसका मेंटेनेंस, इट इज यूजुअली कनेक्टेड टू इंटरनेट। जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो काफी महंगे होते हैं, तो ओवरऑल कॉस्ट तो बढ़ेगी। इसको हम कैसे कम करें, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, और देयर विल बी कंपटीशन, एंड देन इवेंचुअली द कस्टमर हैज टू बी अ विनर विद कंपटीशन among various players। अच्छा, हाँ, एक मैं बात, जब कॉम्प्लिकेशंस की बातें कर रहा था तो मुझे एक पॉइंट मैंने रेज किया था। हाँ, मैंने जो सो मैं ये बता रहा था कि ओके, तो मौसम तो काफी अच्छा हो रहा है। हाँ, तो मैं एक बात जो मैं बता रहा था ना कि पेशेंट का फेथ बड़ा खत्म हो गया है, तो उसके पीछे रीजन यही है कि डॉक्टर्स, सर्जरी, हम सर्जन्स की बात कर रहे हैं, तो टाइम की बड़ी क्राइसिस रहती है। यू आर रिक्वायर्ड एट अलग अलग प्लेसेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, so basically you are required at various places, and then you have to just shuttle to and fro from OT to OPD to maybe actually going and see a bedside patient or attending a call regarding some kind of emergency, so it's quite overwhelming at times। so ये जो चीज है सर्जन की बिजीनेस, अगर आप बात करें, ऑफ कोर्स दोज हु आर बिजी, नॉट एवरीवन, तो पेशेंट को लगता है कि एज ए डॉक्टर ने इनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया। टाइम नहीं देंगे तो ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा। सो आई ट्राई टू बेसिकली डिस्कस थिंग्स एज मच एज पॉसिबल, गिविंग यू ऑल द ऑप्शंस। अगर सर्जरी ना कराएं तो क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। वेरिकोस के लिए बहुत फोन्स आते हैं, रोबोटिक्स के लिए तो आता ही है, वेरिकोस के लिए। रोबोटिक में भी यही है कि देयर आर सर्टेन सर्जरीज वेयर इट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल, लाइक से बेरियाट्रिक और मे बी कोलोरेक्टल सर्जरीज और अपर एब्डोमिनल, जैसे कि ईसोफेगस है, पाइप वगैरह की जो सर्जरी है, टू गुड।
pelvic surgeries, hysterectomies, etc. जहाँ पहुँचना मुश्किल है वहाँ के लिए। लेकिन ऑल ब्लैडर सर्जरीज या इस तरह से जो सर्जरीज रिलेटिवली लेस टेक्निकल हैं, उसमें भी रोबोट्स यूज किए जा रहे हैं। समटाइम्स पेशेंट वांट्स दैट, तो रीजन उसका यही है कि मैं समझा दूं कि बेसिकली इफ यू वांट टू अफोर्ड इट, वेल एंड गुड। इफ योर इंश्योरेंस, इफ यू आर इन दैट पोजीशन वेयर यू कैन financially you are sound or your insurance is good, definitely why not? And if your surgeon is comfortable, then you can opt cholecystectomies or some these kind of surgeries from via robotic platform. But again, it depends on your surgeon's comfort level and your comfort level regarding the finances and surgeon's expertise on a robot. बहुत अलग चीज है, कॉस्ट जरूर ज्यादा हो जाता है। So I guess in future कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है? चलो सर्जन की अवेलेबिलिटी कम हो गई, कम्युनिकेशन गैप्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अगेन फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ आर्टिमिस में कि जैसे मैं आई हैव अ बिग टीम और द टीम इज अवेयर ऑफ माय फिलोसफी, हाउ आई टेक थिंग्स। मेरे लिए किस पर्टिकुलर पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, माय टीम विल फॉलो दैट बिकॉज बेसिकली they have been apprised before much while joining also. So there has to be a common philosophy between the team members. तो टीम के जो मेंबर्स हैं उनका काम बटा होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। जूनियर मोस्ट जो रहेगा वो थोड़ा सा फाइल वर्क, पेपर वर्क, प्रेसिंग्स, ये सारी चीजें। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी पे छोड़ दिया जाता है, अंडर सुपरविजन ऑफ सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर रेजिडेंट्स जो उनको गाइड करते रहते हैं। और एज अ कंसल्टेंट या हेड, एवरीबडी इज आंसरेबल टू मी एंड आई एम आंसरेबल टू यू। सो मैं हेल्प यूज कर सकता हूँ, अपनी टीम की हेल्प ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने उन्हें क्या सिखाया है और वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे, राइट? सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अब कभी कभी कोई दूसरी, जैसे फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर सर्जरी प्लान्ड है और सुबह से प्लान है, एनेस्थीसिया वाले आपको आके देख गए, फिटनेस दे गए, आपने कुछ खाया नहीं है सुबह से, सर्जरी का टाइम जो आपको बताया गया था वो निकला जा रहा है, आप परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या। तो इसके पीछे देयर आर रीजंस, हर चीज के पीछे एक रीजन है। अगर आपका जो, जैसे आपका केस 3rd नंबर पे पोस्टेड है और जो 2nd नंबर का जो पेशेंट है वो टाइम ले रहा है, या इस दौरान कोई ऐसी अक्यूट इमरजेंसी आ गई जैसे कि गन शॉट है, स्टैब है, एक्सीडेंट, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, तो दे विल बी अकोमोडेटेड बिफोर यू। तो इससे बचने के लिए ओटी का नंबर्स और मैन पावर होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल आर्टिमिस में वी हैव गॉट अराउंड 17 ओटी, 17। सो ऐसी सिचुएशन कम आती है, बट देयर कैन बी मल्टीपल अदर रीजंस। कुछ बीच में खा लिया, या फॉर एग्जांपल किसी टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सो इमीडिएटली सर्जरी होल्ड कर दी जाएगी। अब कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता कि इमीडिएटली ये इंफॉर्मेशन पेशेंट को पहुंच जाए, दो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो जब आपको मालूम पड़ेगी, मान लीजिए बहुत देर हो गई, तो देन यू विल फील एज इफ यू हैव बीन चीटेड कि हमें तो ये बताया था, फिर फाइनली ये कर दिया। एंड देन बेसिकली सस्पिशंस ग्रो करने लगेंगे माइंड में, एंड वेरी बैड सिचुएशन कि भाई हम यहाँ अब सर्जरी नहीं कराना चाहते, हमें आप पे भरोसा नहीं है, हम तो दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये बड़ा बुरा लगता है। ऐसा मैं अब कोशिश पूरी करता हूँ कि इस तरह के सीन्स ना बने, बिकॉज कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जिसको बहुत लाइटली लिया जाता है कि हाँ भाई बता देंगे टाइप का। नो, इमीडिएटली, स्पेशली इस 2023 जब हमारे पास कम्युनिकेशन की सारी चीजें मौजूद,
तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली आप हमारी जो टीम है उससे आप कांटेक्ट में रह ही सकते हैं। व्हाट्सएप इज़ अ वेरी गुड वे टू बी इन टच विद योर डॉक्टर। कुछ लोग पसंद नहीं करते, बट मैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। योर फोन आई माइट नॉट पिक अप बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई एम बिजी, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू टेक कॉल्स, बट द केयर कंटिन्यूज। उस पर किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं है। वी कैन नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। गुड़गांव की मेरी एग्जिट कहाँ गई? तो मैं बातों में इतना बहुत बिजी है, बस सो लॉस्ट। यू टर्न लेना पड़ेगा। ये तो जयपुर हाईवे आ गया, टोल आ गया। लेट्स टेक अ यू टर्न। सो ओवरऑल गुड़गांव में मुझे काफी समय हो गया, इट्स लाइक मोर देन 12 years मे बी। तो फेलोशिप मेरी एमसी में हुई थी, मिनिमल एक्सेस में बैरिएट्रिक रोबोटिक। उसके बाद आई जॉइंट कोलंबिया एशिया, got an offer from Max Hospital Gurgaon, then got another offer from Artemis Hospital, and it's been around 6.5 years maybe in Artemis Sector 51. I'm working there as the head of the unit of robotics, minimal access, laser. लेजर सर्जरी का भी भाई एक बड़ा हुआ है। ये कुछ थर्ड पार्टीज ने इसको ऐसा फेमस किया ना। आई बीन डूइंग लेजर प्रोसीजर्स फ्रॉम 2015, यानी 7 साल हो गए होंगे अब। काफी रिसर्च एंड पब्लिकेशंस भी है हमारे कंपैरेटिव और ये इस तरह से। लेकिन द वे इट हैज बीन पोर्ट्रेड अमंग द कॉमन पीपल इज दैट ये हर चीज का इलाज है। लेजर करा लो 100% रिजल्ट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। दीज आर ऑल मीन्स टू एन एंड। हमें मतलब है क्योर होने से, मिनिमल कॉम्प्लिकेशन, मिनिमल रिकरेंस। तो एवरी पर्सन इज डिफरेंट। इन फ्यू पीपल लेजर इज लाइक द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, और कुछ लोगों में हो सकता है कि हमें स्टेपलर सर्जरी से फायदा मिले। लेजर से कराना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है ठीक होना। तो अब लेजर सुन लिया, लेजर ही करेंगे। नो, नॉट लाइक दैट। डिस्कस करिए सर्जन के साथ कि व्हाई, एंड इफ ही इज एबल टू कन्विंस यू कि इसमें लेजर नहीं, इसमें ये स्टेपलर होना चाहिए, या फिर इसमें ओपन होना चाहिए। ओपन का भी रोल है, किसी तरह की जो ग्रेड 3 ग्रेड 4 में फिर स्टेपलर का भी रोल नहीं होता, उसमें ओपन ही करते हैं। जो करना है वो करेंगे, बिकॉज द इंटेंशन इज टू बी नॉर्मल।
तो वेरी क्लियर, डोंट फोर्स योर डॉक्टर फॉर लेजर, लेट हिम डिसाइड। और वहां से भी बच के रहिए जहां से जो टॉल क्लेम्स करते हैं ना लोग, कि एक मैंने पता नहीं कहाँ ऐड पढ़ा था कि सरकमसीजन करवा के जो शादी हो रही थी तो दूल्हे ने सरकमसीजन करवाया और शाम को उसको ये बोला, किसी थर्ड पार्टी के जो लोग हैं ना, फैसिलिटेटर्स बन गए जो ये, आई विल नॉट टेक नेम्स, तो सुबह सरकमसीजन करवाओ और शाम को आप डांस करो शेरवानी पहन के, आ जाओ हमारे पास, हम कर देते हैं। दिस इज रिडिकुलस। बोलने वाले तो ठीक है, पर ऐसे वो लोग कौन है जो ये सब बातें मान लेते हैं?